एक गांव में दो अनाथ बहनें रहती थी, मीना और रीना। उनके माँ बाप के गुजर जाने के बाद दोनों के पास सिर्फ एक छोटा सा झोपड़ा और थोड़ा से जेवर बचे थे, जो उनके जीने का एक ही सहारा थे। दिन ब दिन की मजदूरी करके वो लोग अपना पेट भरती थी, पर उस हालात में भी दोनों बहनें अपने जीवन को खुशी के साथ जीने की कोशिश करती थी। एक दिन मीना और रीना के पास खाने का एक भी दाना नहीं था। रीना, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, अब तो ये जेवर भी गिरवी रखना पड़ेगा। पर दीदी, ये भी गिरवी रख दिया तो कल के लिए क्या बचेगा? रीना, भूखा मरने से तो अच्छा है ना कि थोड़ा वक्त गुजारा कर ले। हम किसी तरह से काम कर लेंगे, ये जेवर वापस ले आएंगे। दोनों बहनें छोटा सा बॉक्स लेकर बाजार गई और एक सुनार के पास पहुंची। हाँ बहन, क्या चाहिए तुम्हें? भैया, हम अपने जेवर गिरवी रखना चाहती हैं, कुछ पैसे चाहिए हमें। अब बहन, ये तो बस छोटी मोटी चीजें हैं, इनसे ज्यादा पैसे तो नहीं मिलेंगे, पर जितना हो सकता है मैं आपको दे सकता हूँ। सुनार ने उन्हें थोड़े पैसे दिए। रीना ने पैसे लेते हुए कहा, दीदी, इन पैसों से हम अपनी रसोई भर लेंगे, कुछ ज्यादा राशन ले आएंगे, कुछ दिनों तक हमारा सहारा हो जाएगा। दोनों बहनें अब कुछ दिन आराम से गुजार सकती थी। एक रात जब दोनों सो रही थी, तब रीना ने अपने सपने में देखा कि उनका घर सोना और घास से भरा हुआ है। अगली सुबह जब वो उठी तो उसने ये बात मीना को बताई। दीदी, मैंने कल रात एक अजीब सपना देखा। अच्छा, क्या देखा तूने मेरी बहन? मैंने देखा कि हमारी सोने और घास की रसोई है। अरे तू भी ना, सपने तो सपने होते हैं, पर ये सपना अच्छा था, काश सच हो जाए, हमारी सोने की रसोई हो जाए। रीना ने बस ये सपना दिल में संभाल कर रखा। दिन बीत रहे थे और उनकी मजदूरी और कड़ी मेहनत से गुजारा हो रहा था, लेकिन उसकी मजबूरी और पैसों की कमी के कारण उन्हें कई बार भूखा सोना पड़ता था। एक दिन गांव में मेला लग रहा था। मेला देखने के लिए दोनों बहनें गई और वहां उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग औरत से हुई। वो औरत कुछ अलग सी लग रही थी। उसकी आंखों में ज्ञान और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। बेटा, तुम दोनों का नाम क्या है? मैं मीना हूँ और ये मेरी बहन रीना। तुम दोनों बहुत स्नेह से रहती हो, तुम दोनों में एक साफ और प्यारा दिल है। जी माँ जी, हम तो बस जीने की कोशिश कर रही हैं। औरत ने उन्हें एक घास का छोटा सा पोछा दिया और कहा, इसे अपने घर ले जाओ और इस पोछे से अपनी पूरी रसोई को साफ करना, ये तुम्हारे सपने को सच कर सकता है। दोनों बहनें हैरान थी, पर उन्होंने सोचा कि कुछ नुकसान नहीं होगा। उन्होंने वो घास का पोछा अपने घर की रसोई में रख दिया और दूसरे दिन पूरी रसोई को साफ कर दी। उसके बारे में सोचा भी नहीं। रात को जब दोनों बहनों सो रही थी तो उन्होंने अचानक अपने घर में एक अजीब सी चमक देखी। जब वो उठकर रसोई में गए तो वो हैरान रह गए। उनके सामने सोना और घास के ढेर लगे हुए थे। पूरी रसोई घास की थी और चूल्हे पर जो खाना बन रहा था वह बिल्कुल सोने का था। दीदी, ये तो वही है जैसा मैंने अपने सपने में देखा था। हाँ मेरी बहन रीना, ये तो सच में हो रहा है, पर ये कैसे मुमकिन है? दोनों बहनें अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उन्होंने उस सोने को बेचा और काफी पैसे कमाए। अब उनके पास जीने के लिए एक अच्छा खासा पैसा और सुख सुविधा थी, पर पैसों के साथ साथ अब उनका दिल बदलने लगा। रीना को अब हर वक्त सोना और पैसे ही दिखाई देते थे। दोनों बहनों का रिश्ता धीरे धीरे दूर होने लगा। दीदी, अब हमारे पास पैसा ही पैसा है, तो क्यों ना एक बड़ा सा घर बनाए? पर रीना, हमें तो अभी भी ये छोटा सा घर ही पसंद है, हम यहाँ खुश हैं। बड़े घर में तो तू एक कमरे में रहेगी, मैं एक कमरे में रहूंगी। पहले हम दोनों कितना अच्छा समय बिताते थे। पैसे आने के बाद तो तुम हर वक्त शॉपिंग में रहती हो, मुझे समय नहीं दे पाती।
दीदी तुम हमेशा पुरानी सोच में ही रहती हो। हमारे पास अब पैसा है तो हम बड़े घर में क्यों न रहें? मीना ने देखा कि पैसा रीना के मन पर छा गया था और उसकी मासूमियत खो रही थी। रीना अब सिर्फ अपने स्वार्थ में ही सोचती थी। उसकी पुरानी प्यारी भावनाएं धीरे धीरे मिट रही थी। कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि रसोई में सोना और घास कम होने लगा था। रीना, लगता है ये सोना धीरे धीरे कम हो रहा है। शायद ये हमारे रिश्ते की परीक्षा ले रहा है। कैसी परीक्षा दीदी? तुम बस नेगेटिव सोचती हो। हम और सोना ले सकती हैं। हम दिन में 3 टाइम खाना पकाने की जगह हम इसे 10 बार पकाएंगे तो हमारे पास और ज्यादा सोना होगा। मीना चुप रही और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहने की कोशिश कर रही थी। रीना ने 3 बार की जगह उस दिन 10 बार खाना बनाया। सब सोना ले जाकर बाजार में बेच दिया। एक बहुत ही बड़ा घर बनवा लिया। पर अब सोना और घास बिल्कुल खत्म हो चुके थे। एक दिन वही बुजुर्ग औरत फिर से उनके दरवाजे पर आई। उसने देखा कि मीना के चेहरे पर उदासी थी और रीना के चेहरे पर पैसे होने का घमंड। क्या हुआ बेटा? क्या तुम दोनों खुश नहीं हो? माँ जी, पैसा तो आया पर सारी खुशियाँ चले गई मेरी। और बेटी तू, क्या तुझे अब भी पैसों से खुशी मिल रही है? हाँ दादी अम्मा, पैसा ही तो सब कुछ है। बेटा, पैसा इंसान को भटकाता है। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें जो घास दिया था वो एक शर्त के साथ दिया था। शर्त? कैसी शर्त? ये घास उसी को सोना बना के देगी जो अपने दिल को पवित्र और निर्मोह रखेंगे। तुम दोनों का प्यार और मासूमियत ही तुम्हारी असली सोना थी। रीना को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि पैसा पाने के चक्कर में उसने अपने रिश्ते और प्यार को खो दिया था। देखो तुम्हारी बहन का चेहरा, देखो कैसे मुरझा सा गया है। इसको पैसों की जरूरत नहीं बल्कि तुम्हारे साथ और प्यार की जरूरत है। रीना ने अपनी बहन की तरफ देखा। दादी जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने पैसों के चक्कर में अपने ही रिश्ते को बिगाड़ दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? बेटा, अब तुम अपनी असली खुशी और रिश्ते की कदर करो। अब पैसा आता जाता है पर असली सोना तुम्हारे अपने रिश्ते और भावनाएं हैं। उस दिन के बाद रीना ने अपनी भूल की माफी मांगी और अपने रिश्ते और मीना के साथ प्यार भरी जिंदगी जीने लगी। उन्होंने अब सीख लिया था कि असली सोना पैसा नहीं बल्कि प्यार और अपनी सच्ची भावनाएं हैं। और इस तरह मीना और रीना ने अपनी जिंदगी असली खुशी को पाया और एक सिंपल पर खुशियों से भरी जिंदगी जीने लगी। जो भी घास की रसोई में सोना बनता वो दोनों थोड़ा खुद के लिए रख लेती और बाकी सब गरीबों में बांटती। हंसते खेलते सुकून की जिंदगी जीने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिली है कि जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता। असली सोना हमारे रिश्ते और प्यार और ईमानदारी में छुपी है। किसी गांव में काजल नाम की एक लड़की अपनी 2 सौतेली बहनों के साथ रहती थी। प्रियंका और शांति दोनों बहुत ही बुरी थी। वो दोनों हमेशा चोरी करना और दूसरों को धोखा देने जैसे बुरे काम किया करती थी। लेकिन काजल ईमानदार और सच्ची लड़की थी। वो मजदूरी करके अपना गुजारा करती थी। फिर एक रात प्रियंका और शांति कहीं से चोरी करके घर लौटती हैं। अरे वाह, आज तो हमें ढेर सारे पैसे मिले हैं। ये हीरे का हार, ये तो बहुत ही सुंदर है। इसे बेचने पर हमें लाखों रुपए मिलेंगे। हाँ, हमने बहुत मेहनत जो की है लेकिन हमारे हाथों उस औरत का और उसके बच्चों का खून हो गया। हमें बड़ी सावधानी से दौलत को खर्च करना होगा वरना लोगों को हम पर शक हो जाएगा। दूसरी तरफ काजल दोनों की सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो तुम दोनों एक औरत और उसके बच्चे को मार कर आ रही हो। मैं तो समझ रही थी तुम दोनों छोटी मोटी चोरियां करती हो, लेकिन तुम तो कातिल निकली। हम चाहे कुछ भी करे, तुझे क्या लेना देना? चल जा यहाँ से। हाँ, मैं यहाँ से जाऊंगी लेकिन सीधा गांव के सरपंच के पास जाऊंगी और उसे तुम दोनों की सारी सच्चाई बता दूंगी। तुम दोनों खूनी हो। तुमने और तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी।
अरे ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अगर सच में ये सरपंच के पास पहुंच गई तो हमारा पूरा भांडा फूट जाएगा। लगता है हमें इसकी भी जान लेनी पड़ेगी, तभी हम दोनों सुकून से रह पाएंगे। उसके बाद दोनों बहनें काजल को पकड़ लेती हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। हम इसे यहाँ नहीं मारेंगे बल्कि इसे समुद्र में डुबाकर मार देंगे। समुद्र में रहने वाली मछलियाँ इसके शरीर को खा जाएंगी और इसके बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। फिर दोनों बहनें काजल को बांधकर उसे एक नाव में बैठा देती हैं। फिर वो दोनों काजल को बीच समुद्र में ले जाकर उसकी खूब पिटाई करती हैं और उसे पानी में धक्का देकर वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन उस समुद्र में अनामिका नाम की जलपरी रहती थी। अनामिका सारी घटना देख लेती है। वो फौरन काजल को बचाकर उसी समुद्र के अंदर बनी गुफा में ले जाती है। फिर अनामिका जलपरी काजल को एक जादुई दवाई पिला देती है। अगले ही पल काजल के सर के अंदर से कागज बाहर निकल आता है। उस कागज के ऊपर काजल की जिंदगी की सारी कहानी लिखी थी। ये लड़की बहुत ईमानदार और दयालु है। इसके साथ नाइंसाफी हुई है। अब मैं इसकी सहायता करूंगी। फिर अनामिका काजल को होश में ला देती है। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जलपरी। कोई बात नहीं, तुम जैसी नेक लड़की की जान बचाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। उसके बाद अनामिका अपने घर में रखा जादुई चूल्हा काजल को दूध देते हुए कहती है, ये मेरा जादुई चूल्हा है। इस पर जो सुनहरे रंग का बटन दबाते ही तुम्हारे आसपास सारे बर्तन के साथ साथ एक सुंदर सी सुनहरी रसोई प्रकट हो जाएगी, जिस पर जो भी तुम पकाओगी वो सोने का बन जाएगा। और ये चांदी का बटन दबाते ही तुम्हारे आसपास की सारी रसोई चांदी की हो जाएगी और इसमें तुम पत्थर डालकर जिस खाने का नाम लोगी वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। और इसके बाद तुम अपने साथ साथ दूसरे गरीब लोगों को भी जितना चाहे उतना खाना खिला सकती हो। मुझे इतना अच्छा उपहार देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जलपरी। उसके बाद अनामिका जलपरी काजल को समुंदर के किनारे पहुंचा देती है। पर काजल वहां पास के बाजार में जाकर जादुई चूल्हे को एक पेड़ के नीचे रख देती है। उसके बाद काजल चूल्हे पर लगा बटन दबा देती है। अगले ही पल वहां एक सुंदर सी सुनहरे रंग की रसोई प्रकट हो जाती है। तभी काजल के पास दो छोटे बच्चे आते हैं। दीदी, तुम्हारी दुकान तो बहुत सुंदर है, आखिर तुम यहाँ क्या बेच रही हो? बोलो तुम्हें क्या खाना है, मैं तुम्हारी पसंद की चीजें तुम्हें दे दूंगी। मुझे ढेर सारी मैगी खानी है। और उसमें एक पत्थर डाल देती है जिसे मैगी खाने के लिए बन जाती है। अगले ही पल वहाँ एक तेज रोशनी होती है जिसके साथ ही वो पत्थर मैगी के रूप में बदल जाता है। उसके बाद काजल इसी तरह समोसे भी तैयार कर लेती है। ये देख दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। फिर वो दोनों काजल से मैगी समोसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद काजल को एक औरत दुखी होकर जाते हुए दिखाई देती है। क्या बात है आंटी, आप बहुत दुखी लग रही हो। क्या बताऊं, आज मेरी बेटी की शादी है। मैंने जिस औरत को खाना बनाने का ऑर्डर दिया था अचानक वो बुरी तरह बीमार पड़ गई है। मैं काफी जगह भटक कर आ गई लेकिन मुझे कोई खाने बनाना वाला नहीं मिला। शादी में खाना नहीं बना तो बाराती नाराज होकर लौट जाएंगे। अच्छा तो ये बात है, आप फिक्र मत करिए, मैं बारातियों के लिए तरह तरह का स्वादिष्ट खाना बना दूंगी। लेकिन तुम तो अकेली हो, इतने सारे लोगों को खाना कैसे बनाओगी? आप चिंता मत करिए, मैंने कहा ना मैं सब संभाल लूंगी। आप एक मिनट रुकिए। काजल चूल्हे पर लगा पीले रंग का बटन दबा देती है और पूरी रसोई सोने की बन जाती है। वो सोने की रसोई में पत्थर डालकर खाना बनाती है। फिर वो सारा खाना सोने का बन जाता है। काजल उस औरत को थोड़ा सा सोना देते हुए कहती है, आंटी आप बहुत ज्यादा गरीब लग रही हो, शायद आपने अपनी बेटी के लिए गहने नहीं खरीदे। लीजिए ये थोड़ा सा सोना है, इसे बेचकर अपनी बेटी के लिए आप सोने के जेवर खरीद लीजिए और खाना बनाने का काम मैं संभाल लूंगी। उसके बाद काजल अपना चूल्हा रसोई लेकर उस औरत के घर में पहुंच जाती है। थोड़ी देर के बाद बारात आ जाती है।
आज से पहले आप लोगों ने शादियों में तरह तरह का खाना खाया होगा, लेकिन आज मैं आप सबकी पसंद का खाना आपको खिलाऊंगी। आप सब प्लेट लेकर लाइन में खड़े हो जाइए। जैसे जो खाना है उसके बारे में मुझे बता दीजिए। पल भर में मैं आपका खाना प्रकट करा दूंगी। उसके बाद काजल एक एक कर सभी बारातियों को उनकी पसंद का खाना देने लगती है। लेकिन उस बारात में प्रियंका और शांति भी आई हुई थी। काजल को जिंदा देख दोनों के होश उड़ जाते हैं। अरे ये तो अभी तक जिंदा है और इसके पास जादुई चूल्हा रसोई भी है। आखिर ये कहाँ से मिला इसे? फिर शादी खत्म होने के बाद काजल जब वहाँ से आने लगती है कि तभी अचानक दोनों बहनें उसे पकड़ लेती हैं। काजल की बच्ची, अचानक तुझे ये जादुई चूल्हा कहाँ से मिल गया जो पूरा का पूरा चांदी का था? अब हम तुझे मारकर हम इस जादुई चूल्हे को अपने कब्जे में ले लेंगी। हाँ, लेकिन इस बार हम तुझे समुंदर में नहीं फेंकेंगी, बल्कि चाकू से मारकर तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। फिर वो दोनों काजल की पिटाई करना शुरू कर देती हैं। वो सब देख जादुई चूल्हे को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद वो कढ़ाई में गरम तेल प्रकट करके दोनों बहनों के ऊपर गिरा देता है। अरे मर गई रे, मेरा शरीर जल गया, कोई बचाओ मुझे। ओहो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई मेरी मदद करो। मेरे रहते हुए कोई भी काजल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो तुम दोनों भागो यहाँ से, वरना तुम दोनों को जान से मार दूंगा। फिर दोनों बहनें घबराकर वहाँ से भाग जाती हैं। ये देख काजल बहुत खुश होती है। फिर उस दिन के बाद से वो दोबारा काजल को परेशान करने की हिम्मत नहीं करती और काजल जादुई चूल्हे की मदद से काफी पैसे कमा लेती है और वो सोने की मदद से अमीर बन जाती है। साथ ही वो गरीब को रोज मुफ्त में खाना भी खिलाया करती थी और बहुत सारी लड़कियों की शादी भी करवाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और काजल हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। एक गांव में सुलोचना नाम की लड़की अपने छोटे भाई के साथ अपनी मामा मामी के घर पर रहती थी। ए राहुल के बच्चे, इधर आ। ये तू कैसा शैम्पू लेकर आया है? इसे लगाते ही मेरे सर के ढेर सारे बाल टूटकर नीचे गिर गए। दीदी, आपने जिस शैम्पू का नाम बताया था मैं वही शैम्पू लेकर आया हूँ। नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। जरूर तूने और तेरी बहन ने शैम्पू की बोतल के अंदर कोई मिलावट की है। तभी वहाँ सुलोचना आ जाती है। आप किस शैम्पू के बारे में बात कर रही हो दीदी? ज्यादा भोली बनने का नाटक मत कर। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम दोनों ने शैम्पू में मिलावट की है, इसीलिए मेरे इतने सारे बाल टूटकर गिर रहे हैं। अब मैं तुम दोनों को अच्छा सबक सिखाऊंगी। उसके बाद अर्चना डंडे से दोनों भाई बहन की खूब पिटाई करती है। फिर वो उन दोनों को रस्सी से बांधकर उनके सर के बालों को काटना शुरू कर देती है। अब मैं तुम दोनों के सर के सारे बालों को काट दूंगी। नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत करो। पहले ही हमारे फटे पुराने कपड़ों की वजह से मोहल्ले के लड़के लड़कियां हम दोनों का मजाक उड़ाते हैं। अगर आप हमारे बालों को काट दोगी तो हम दोनों तो बहुत ज्यादा बदसूरत बन जाएंगे। दया करके हमें छोड़ दो दीदी। तभी वहाँ सुलोचना के मामा मामी आ जाते हैं। सुलोचना उन दोनों से खूब विनती करती है, लेकिन वो दोनों अपनी बेटी की तरफदारी करने लगते हैं। अरे बेटी, तू इनके बाल कैंची से क्यों काट रही है? इन दोनों के बालों पर आग लगा दे। इन दोनों को तड़पते हुए देखने में बड़ा मजा आएगा। उसके बाद अर्चना दोनों भाई बहन के बालों में आग लगा देती है। दर्द के मारे दोनों भाई बहन जोर जोर से रोने लगते हैं। देखते ही देखते दोनों के सर के सारे बाल जलकर राख हो जाते हैं और वो दोनों बुरी तरह बदसूरत दिखने लगते हैं। दोनों भाई बहन अपनी मजबूरी पर खूब रोते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अर्चना अपने जन्मदिन की पार्टी मना रही थी। सुलोचना और उसका छोटा भाई राहुल दोनों मेहमानों की खातिरदारी में लगे हुए थे। इस तरह कई घंटे बीत जाते हैं। भूख के मारे दोनों भाई बहन का बुरा हाल था। लोगों को मजे से खाते पीते देख राहुल से रहा नहीं जाता और वो सुलोचना से कहता है,
दीदी मुझे बहुत भूख लगी है। कितनी रात हो गई है, ये लोग हमसे लगातार काम करवाते ही जा रहे हैं। हमें अनाज का एक दाना भी खाने को नहीं मिला। अगर मुझे थोड़ी देर और खाना नहीं मिला तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। मैं तेरी हालत समझ सकती हूँ, तू फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। उसके बाद सुलोचना चुपके से केक का टुकड़ा उठाकर अपने भाई के पास ले जाती है। फिर सुलोचना अपने भाई को लेकर घर के पीछे वाले हिस्से में पहुंच जाती है। जल्दी से केक खा ले, अगर किसी ने हमें देख लिया तो हम दोनों की खूब पिटाई होगी। सुलोचना का भाई जल्दी जल्दी केक खाने लगता है, लेकिन तभी अर्चना उसे देख लेती है। अर्चना तुरंत अपने माता पिता को लेकर वहां पहुंच जाती है। तुम दोनों मेरी पार्टी से केक चुरा कर खा रहे हो, तुम दोनों की इतनी हिम्मत, अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। राहुल को बहुत भूख लगी थी दीदी, लगातार काम करने से वो बुरी तरह थक गया था, इसीलिए थोड़ा सा केक लेकर आई थी मैं। तुम दोनों की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लगता है इस बार तुम्हें और कड़ी सजा देनी पड़ेगी। उसके बाद अर्चना दोनों भाई बहन के कान काट लेती है। दर्द के मारे दोनों भाई बहन जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं, लेकिन बेरहम अर्चना को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों ने देख लिया ना मैं कितनी खतरनाक हूँ। अगर आज के बाद तुमने जरा सी भी भूल की तो मैं तुम दोनों के हाथ पैर काट कर फेंक दूंगी। उसके बाद लगातार 2 दिन तक अर्चना दोनों भाई बहन को खाना भी नहीं देती। भूख के मारे राहुल की तबीयत बुरी तरह बिगड़ जाती है। सुलोचना अपने मामा मामी से उसके इलाज करवाने की बात करती है तो वो दोनों उसे डांटकर चुप करा देते हैं। ये अगर मरता है तो मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेकार में मैं इसके पीछे पैसे खर्च नहीं करने वाली। वैसे भी तुम दोनों हम पर बोझ बन गए हो। तुम दोनों तो घर के काम कम करते हो और नुकसान ज्यादा करते हो। ये बात सुनकर सुलोचना रोते हुए अपने भाई के पास चली जाती है। फिर उसी रात सुलोचना फैसला करती है कि वो हमेशा के लिए अपने मामा मामी का घर छोड़ देगी। फिर आधी रात को दोनों भाई बहन चुपचाप घर छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद भटकते हुए एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। तेज धूप की वजह से दोनों भाई बहन को बहुत प्यास लग रही थी। दीदी चारों तरफ कितनी गर्मी है, मुझे बहुत प्यास लगी है। प्यास तो मुझे भी बहुत लगी है, लेकिन यहाँ दूर दूर तक पानी दिखाई नहीं दे रहा। फिर थोड़ा आगे जाने पर दोनों भाई बहन को अपने सामने बर्फ से बना एक खूबसूरत घर दिखाई देता है। घर के सामने एक बड़ा ही चमकदार पेड़ मौजूद था। पेड़ के नीचे एक स्कूटर रखा हुआ था और पेड़ की डाली पर एक सुंदर लहंगा झूल रहा था। फिर अगले ही पल घर के अंदर से एक सुंदर परी बाहर निकल आती है। सालों पहले एक भूल की वजह से मेरे ऊपर एक शाप लग गया था। जादूगरों के राजा ने मुझसे कहा था कि किसी सच्चे और मासूम इंसान को ये जादुई घर, लहंगा और स्कूटर सौंपने के बाद ही मुझे मुक्ति मिल सकती है। मैं सालों से यहाँ सच्चे इंसान का इंतजार में बैठी हूँ, लेकिन क्या जितने भी लोग आए सबके सब लालची और मतलबी थे। किसी को भी ये जादुई बर्फ का घर दिखाई नहीं दिया। तुम दोनों ईमानदार और मासूम हो, इसीलिए ये जादुई घर तुम्हें दिखाई दे रहा है। तुम दोनों को ये घर सौंपने से मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी और मैं अपने परिदेश लौट सकूंगी। हमें बहुत प्यास लगी है, क्या आप हमें पानी पिला सकती हो? राहुल के इतना कहते ही बर्फ के घर के अंदर से ढेर सारी छोटी छोटी बर्फ राहुल और सुलोचना के ऊपर गिरने लगती है। कुछ ही पलों में दोनों भाई बहन गर्मी से राहत मिल जाती है और अपने आप उन दोनों की प्यास भी शांत हो जाती है। सुनो बेटी, तुम मेरा जादुई बर्फ का लहंगा पहन लो,
इसे पहनने के बाद तुम जानवरों से बात कर सकोगी, साथ ही तुम्हारे अंदर ढेर सारी शक्ति आ जाएगी। ये जादुई स्कूटर तुम दोनों को पल भर में कहीं भी ले जा सकता है। इतना ही नहीं, इस पर लगा लाल बटन दबाने से स्कूटर के सिलेंडर से ढेर सारे सोने के सिक्के बाहर निकलते हैं। अब ये सब तुम्हारा हुआ। उसके बाद परी को उसके श्राप से मुक्ति मिल जाती है और वो वापस अपने परिदेश लौट जाती है। फिर स्कूटर से सोने के सिक्के हासिल करके दोनों भाई बहन एक अच्छा स्कूल में एडमिशन करवाकर अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं और वो दोनों रोज जादुई स्कूटर में सवार होकर स्कूल जाने लगते हैं। सुलोचना ने गरीबी और मजबूरी को बहुत करीब से देखा था, इसीलिए वो रोज स्कूटर से ढेर सारे सोने के सिक्के हासिल करके गरीब और लाचार लोगों में बांट दिया करती थी। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और दूसरों की भलाई करते हुए दोनों भाई बहन हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। जीतनगर नाम के गांव में सुहानी नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। सुहानी के पास कोई घर नहीं था, इसीलिए वो गांव के पास बने एक पुल के नीचे रहा करती थी। सुहानी को जब भी भूख लगती है तो वो वहां गांव के पास जाकर उनसे खाना मांग लेती थी। गांव वाले अपने घर का बासी खाना सुहानी को दे देते थे। आंटी, आप लोग हमेशा मुझे बासी खाना देती हो। बासी खाना खाने के कारण मेरी तबीयत खराब हो जाती है। दया करके आज आप मुझे ताज़ा खाना दे दीजिए। क्यों, मरने से पहले तेरी माँ हमारे घर में राशन भरवा के गई थी क्या, जो हम तुझे ताज़ा खाना दे दें? अगर तुझे बासी खाना लेना है तो ले, वरना यहाँ से निकल। ये खाना मैं कुत्तों के सामने डाल दूंगी। नहीं नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, आप ये खाना मुझे दे दीजिए। उसके बाद वो औरत सुहानी को कुछ रोटियां और सब्जी दे देती है। सुहानी खाना लेकर पुल की ओर जाने लगती है कि तभी अचानक उसे घर के सामने सजावट दिखाई देती है। लगता है आज इस घर में कोई प्रोग्राम है। खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। उसके बाद सुहानी सबकी नजर बचाकर उस घर में दाखिल होती है। चारों तरफ मेहमान खाना खा रहे थे। इतनी भीड़ में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ। फिर सुहानी अपने थैले में खाना डालने लगती है, लेकिन तभी कुछ लड़कियों की नजर सुहानी पर पड़ती है। वो सभी लड़कियां सुहानी को पकड़कर उसकी खूब पिटाई करती हैं और उसे धक्के देकर वहां से भगा देती हैं। मुझे खाने भी नहीं मिला, ऊपर से मेरी पिटाई भी हो गई। ओह माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सुहानी रोते हुए पुल के नीचे चली जाती है। अगले दिन जब सुहानी गांव वालों के पास खाना मांगने जाती है तो सभी लोग उसके ऊपर नाराज हो जाते हैं। कल तू अंजलि के घर में खाना चुराने गई थी, हमें तेरे बारे में सब पता चल गया है। हम तो तुझे अच्छी लड़की समझ रहे थे, लेकिन तू तो एक चोरनी निकली। क्या पता कल तू हमारे घर में घुसकर कोई सामान चुरा ले, इसलिए हमने फैसला किया है कि हम तुझे यहाँ नहीं रहने देंगे। तू गांव छोड़कर चली जा, वरना तेरी बहुत पिटाई होगी। लेकिन वो औरतें सुहानी की एक नहीं सुनती और उसे गांव की सीमा से बाहर भगा देते हैं। गांव वालों ने मुझे भगा दिया, अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद सुहानी यहाँ वहाँ भटकने लगती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। वो भूख और प्यास से सुहानी का बुरा हाल था। मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं क्या करूं? मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। तभी अचानक सुहानी को आसमान में तेज रोशनी दिखाई देती है। फिर अगले ही पल 3 परियां हवा में उड़ते हुए धरती पर आ जाती हैं। उसके बाद तीनों परियां अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से वहां पर 3 खूबसूरत फूल के घर प्रकट कर देती है।
हमने तीनों फूल घरों को हमेशा के लिए यहाँ पर स्थापित कर दिया है। अब ये हमारे तीनों फूल के घर गरीब लोगों की सहायता करेंगे। हाँ, हमारा काम हो गया, चलो यहाँ से चलते हैं। उसके बाद तीनों परियां वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ सुहानी ने उन तीनों परियों की सारी बातें सुन ली थी। मैं 3 फूलों के घर के पास जाकर मदद मांगती हूँ। उसके बाद सुहानी तीनों फूलों के घरों के सामने जाकर मदद मांगने लगती है। मुझे पता है परियों ने तुम तीनों को यहाँ लोगों की मदद करने के लिए प्रकट किया है। हाँ, तुमने सही कहा, हमारा काम दुखी लोगों की सहायता करना है। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो ना। उसके बाद तीनों फूल वहाँ पर तरह तरह का स्वादिष्ट खाना प्रकट कर देते हैं। अपने सामने स्वादिष्ट खाना देखकर सुहानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो खुशी से उछल पड़ती है और जल्दी जल्दी सारा खाना खा लेती है। हमने तुम्हें पेट भर खाना खिला दिया, अब तुम जाओ यहाँ से। उसके बाद सुहानी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुहानी दोबारा तीनों फूलों के पास खाना मांगने जाती है। तीनों फूल के घर इस बार भी उसके लिए खाना प्रकट करते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सुहानी को रोज ढेर सारा स्वादिष्ट खाना खाने को मिल रहा था। फिर एक दिन सुहानी पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रही थी। तभी अचानक उसके पास एक लड़की आती है। और सुनो, आज मुझे ऑफिस के लिए देर हो गई, जल्दबाजी में मैं खाना नहीं बना पाई। रात को ऑफिस में काम करना है। क्या तुम मुझे अपने पास मौजूद पिज्ज़ा और बर्गर दे सकती हो? इसके बदले मैं तुम्हें 200 रुपए दूंगी, ये लो पैसे। उसके बाद वो लड़की एक पिज्ज़ा और बर्गर लेकर सुहानी को 200 रुपए दे देती है। इस बात से सुहानी मन ही मन बहुत खुश होती है। अरे वाह, मुझे तो बड़ी आसानी से 200 रुपए मिल गए। अब मैं रोज खाना बेचकर ढेर सारे पैसे कमा सकती हूँ। उसके बाद सुहानी तीनों फूलों के पास जाकर रोने का नाटक करने लगती है। क्या हुआ, तुम इस तरह दुखी होकर क्यों रो रही हो? कल रात तेज बारिश की वजह से मेरे गांव में बाढ़ आ गई थी। गांव की सारी फसल बर्बाद हो गई। मेरे गांव वालों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। क्या तुम तीनों अभी उनके लिए खाना दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अभी तुम्हारे सामने ढेर सारा खाना प्रकट कर देंगे। उसके बाद तीनों फूलगर वहाँ पर खाने से भरे बहुत सारे खाने के बर्तन प्रकट कर देते हैं। ये देख सुहानी बहुत खुश होती है। और ठहरो, हम तुम्हारे लिए गाड़ी भी प्रकट कर देते हैं ताकि तुम ये सारा खाना आसानी से ले जा सको। अगले ही पल तीनों फूल के घर वहाँ पर एक गाड़ी प्रकट कर देते हैं। उसके बाद सुहानी सारा खाना गाड़ी में लदाकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो शहर के चौराहे पर खाना बेचना शुरू कर देती है। खाना बेचने के बाद सुहानी को बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। उस दिन के बाद से वो रोज इसी तरह गांव वालों का नाम बताकर तीनों जादुई फूल के घर से खाना लेकर बेचने लगती है। देखते ही देखते कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। फिर सुहानी एक रेस्टोरेंट खोलकर वहाँ खाना बेचने लगती है। पैसे आने की वजह से उसके अंदर घमंड आ चुका था और वो गरीब लोगों से नफरत करने लगती है। सुहानी के रेस्टोरेंट में जब भी कोई गरीब लाचार खाना मांगने आता तो सुहानी उसे डांटकर भगा देती थी। फिर एक दिन एक बूढ़ी औरत अपनी 2 गरीब बेटियों के साथ सुहानी के पास खाना मांगने आती है। इन तीनों के शरीर से कितनी बदबू आ रही है। मैं भिखारियों से तंग आ चुकी हूँ। रोज रोज अपने रेस्टोरेंट के सामने इन गरीब भिखारियों को देखकर मुझे गुस्सा आता है। तभी सुहानी डंडा उठाकर तीनों को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अगले ही पल वो तीनों जादुई फूल के घर में बदल जाते हैं। हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। हमने तुम्हें बेहतर जिंदगी बनाने का एक मौका दिया था, लेकिन पैसों ने तुम्हारे अंदर घमंड और स्वार्थ पैदा कर दिया। तुम हमारे दया के काबिल नहीं हो।
उसके बाद तीनों जादुई फूल के घर अपनी शक्ति से सुहानी के पास मौजूद सारी दौलत गायब कर देते हैं और सुहानी दोबारा गरीब हो जाती है। सुहानी 3 फूल घरों के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन वो तीनों उसकी एक नहीं सुनते। इस तरह अपने लालच के चलते सुहानी फिर से दुखी जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाती।